नमस्कार, शाम 7 बजे आप देख रहे हैं न्यूज 360। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। सरकार का एक्सिस बैंक का लाइसेंस रद्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि एक्सिस बैंक के दोषी कर्मचारियों को और अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। नोटबंदी पर ब्लैक मनी को व्हाइट करने के आरोपों के बाद एक्सिस बैंक का लाइसेंस रद्द करने की खबरें चल रही थी, जिसके बाद आरबीआई ने कहा कि एक्सिस बैंक का लाइसेंस रद्द करने के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। आरबीआई का कहना है कि किसी भी बैंक का लाइसेंस बेहद गंभीर मामलों में रद्द किया जाता है। एक्सिस बैंक में बड़े पैमाने पर नोट बदलने में गड़बड़ी पाए जाने की खबरों के चलते कयास लगाया गया कि एक्सिस बैंक का लाइसेंस रद्द हो सकता है। एक्सिस बैंक की कश्मीरी गेट शाखा में 3.5 करोड़ के पुराने नोट एक्सचेंज का मामला सामने आया था और उसके बाद चांदनी चौक शाखा में 44 फर्जी खातों में 100 करोड़ जमा करने के मामले का भी खुलासा हुआ था, जिसकी अभी भी जांच चल रही है। तो रद्द नहीं होगा एक्सिस बैंक का लाइसेंस। मेरे साथ मेरे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी ज्यादा अपडेट के जुड़ गए हैं, साथ ही साथ मुंबई से सिल्की भी यहां पर जुड़ गई है। आलोक, ये खबरें कैसे आई कि एक्सिस बैंक का लाइसेंस रद्द हो सकता है, क्योंकि यहाँ 17 कर्मचारी है जिन्हें सस्पेंड किया गया और उसके बाद जांच भी यहाँ पर चल रही है। देखिए, ये खबरें आ रही थी कि एक्सिस बैंक के तमाम जितने भी ब्रांचेज हैं वहाँ पर बड़े पैमाने पर काले धन को सफ़ेद किया जा रहा है। नई नोटों की खेप जो है सीधे उन लोगों तक पहुँचाया जा रहा है जहाँ जो लोग काले धन को सफ़ेद कर रहे हैं, और ये शिकायतें जांच एजेंसियों को अपने सामने मिली और उनके सबूत भी मिले। तो ऐसे में कयास लगना लाजमी था कि एक्सिस बैंक पर कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जाहिर सी बात है कि सरकार ने ड्यू प्रोसेस के जरिए एक्सिस बैंक, जो कि एक ज़माने में सरकारी बैंक हुआ करता था, फिर इसमें स्टेक भी के एक तरह से कहें तो प्राइवेट एंटिटी है, लेकिन किसी भी बैंक को बंद कर देना या उसका लाइसेंस कैंसिल करना सॉल्यूशन नहीं है। जाहिर सी बात है कि जो ब्रांच उसमें गलत पाया जाता है या जो अधिकारी उसमें गलत पाया जाता है उस पर कार्रवाई होगी। तो सरकार की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन आया है कि जी हाँ, बैंकों पर कोई बैंक के लाइसेंस को लेकर कोई खतरा नहीं है, लेकिन जो उनके अधिकारी या कर्मचारी इस पूरे गोरख धंधे में पकड़े जाते हैं या उनके खिलाफ सबूत मिलता है तो जाहिर सी बात है उन पर कार्रवाई होगी और बहुत ही सख्त कार्रवाई होगी। सिल्की, दिल्ली के 2 मामले सामने आए जहां हमने बताया कि कैसे यहां पर जो अकाउंट है करीब 100 मामले, 44 ऐसे फर्जी खाते थे जिसमें 100 करोड़ से भी ज़्यादा की रकम जमा की गई। क्या कुछ अपडेट और आपके पास है? क्या मुंबई से ऐसा कोई खबर सामने आई? जी नहीं, मुंबई से ऐसी किसी भी मनी लॉन्ड्रिंग के किसी भी ब्रांच में से खबर नहीं आई है। हालांकि जो आरबीआई ने अपने सर्कुलर जो क्लैरिफिकेशन जारी किया है, आज उसमें साफ तौर से बताया गया है कि जो एक्सिस बैंक की ये खबरें आ रही हैं कि उसके लाइसेंस को रद्द करने पर विचार कर रहा है आरबीआई, ये खबरें बिल्कुल गलत है। ऐसी कोई भी कंसिडरेशन आरबीआई फिलहाल नहीं कर रही है और बैंक की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व जितने भी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ बैंक की तरफ से काफ़ी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया है। केपीएमजी को हायर किया गया है ताकि फॉरेंसिक जो ऑडिट है वो की जा सके और जो भी नो योर कस्टमर के नॉर्म्स का वायलेशन हुआ है नए बैंक अकाउंट्स को खोलने के लिए, उन सब की जांच पड़ताल अच्छे से की जा रही है बैंक की तरफ से। यही उनका स्टेटमेंट है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सिल्की आपका इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। आलोक, आप हमारे साथ बने रहिए यहाँ पर। वहीं नोटबंदी के बाद भी बैंकों में कैश की दिक्कत है। एक तरफ आम आदमी लाइन में लगा है और दूसरी तरफ कुछ लोगों के पास करोड़ों के नए नोट मिल रहे हैं। आखिर इस कालाबाजारी का जिम्मेदार कौन है? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जरा ध्यान से देख लीजिए इस रकम को। एक तरफ आम जनता है जो लाइन में खड़ी है, दूसरी तरफ वो पैसा है जो नए नोट के रूप में छापेमारी में पकड़ा जा रहा है। अब तक कुल मिलाकर 150 करोड़ रुपए पकड़े जा चुके हैं, जिनमें से 107 करोड़ नए नोट के रूप में मिले हैं। हैरानी की बात यह है कि पिछले 4 दिनों में ही 21 करोड़ के नए नोट पकड़े जा चुके हैं। ईडी भी कार्रवाई कर रहा है। एक्सिस बैंक में पकड़े गए लोग, एचडीएफसी में पकड़े गए, जो बैंक कर्मी इस पूरे घालमेल में, और आरबीआई के अधिकारी भी पकड़े जा रहे हैं। उसमें क्या कार्रवाई करेगी सरकार? किस तरह से कार्रवाई करेगी? इसमें तलाश कर रहे हैं, जो भी कदम उठाने हैं वो कदम उठाएंगे और फिर वो चाहे कोई क्यों ना हो, चाहे बैंक कर्मी हो, चाहे आम आदमी हो या कोई सरकारी व्यक्ति हो, सबको किसी को भी इस मामले में अलग नहीं करा जाएगा। अगर कोई गलत कदम कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पिछले 4 दिनों में हैदराबाद से 71 लाख, मुंबई के माटुंगा से 85 लाख, गुजरात के पोरबंदर से 21 लाख, गुजरात के ही सूरत से 2 लाख,
मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से 43 लाख, जबलपुर से करीब 19 लाख, मध्य प्रदेश के इंदौर से 8 लाख, राजस्थान के भीलवाड़ा से 7.25 लाख और दिल्ली से सटे गुड़गांव से 10 लाख के नोट मिले हैं। अब इस पूरी प्रक्रिया को एक और आंकड़े के हिसाब से समझिए। कुल 150 करोड़ रुपए पकड़े गए हैं, जिनमें से 107 करोड़ नए नोट हैं। अगर 107 करोड़ रुपए को 43,000 लोगों में बांटा जाए तो इन लोगों को करीब 2,500 रुपए मिल सकते हैं। वहीं इस पैसे से 4,275 शादियां हो जाएंगी। अगर ये माना जाए कि हर शादी में 5 लाख रुपए खर्च होंगे तो अब सवाल यह है कि आखिर इन नए नोटों की लीकेज कहां से हो रही है। नोट छपने से लेकर ग्राहकों तक कैसे पहुंचते हैं, अब इस प्रक्रिया को भी समझिए। आरबीआई की देश में कई प्रिंटिंग प्रेस है, जिसमें नासिक, देवास, मैसूर, सलवानी में नए नोट छापे जाते हैं। 4 प्रेस रेल लाइन से सीधे जुड़ी हुई हैं, लेकिन अब नोटों को लेने और ले जाने के लिए C-130J और C-17 ग्लोब मास्टर विमानों का इस्तेमाल होता है। ये विमान नई करेंसी को लेकर आरबीआई के 18 सेंटरों तक करेंसी को पहुंचाते हैं, जिसके बाद आरबीआई के करीब 4,000 करेंसी चेस्ट हैं, जहां ये रकम रखी जाती है। इसके बाद बैंकों को इन करेंसी चेस्ट से ये रकम भेजी जाती है। बैंक निजी या अपने कर्मचारियों की मदद से बैंक ब्रांच या फिर एटीएम तक ये पैसे पहुंचाते हैं। आरबीआई देखे कि कहां पर पैसा भेजा था और कहां नहीं पहुंचा। बात यह है कि देखिए, 1 अनार और 100 बीमार, 85% पैसा आपने निकाल लिया और उसमें 10% पैसा डाला है, तो ऐसे हाहाकार तो होगी। ये तो स्वाभाविक है। ये नहीं कि आरबीआई से चला है, पहुंचा है कि कहां कहां बैंक करे आरबीआई के चेस्ट में पहुंचा है। आरबीआई क्यों नहीं देती है कैश? अगर आरबीआई इतनी एफिशिएंट है तो आरबीआई भी अपना चेस्ट खोले। अब सवाल ये भी है कि इतनी बड़ी संख्या में पैसों का मिलना कहीं कुछ गड़बड़ी की तरफ इशारा तो नहीं कर रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी बड़ी कार्रवाई की बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग डीमोनेटाइजेशन को डीरेल कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अगर किसी बैंक का सबसे ज्यादा नाम आया है तो वो एक्सिस बैंक है। एक्सिस बैंक के ईडी से बात की तरुण शर्मा ने, क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। एक्सिस बैंक का लाइसेंस कैंसिल होने की खबरों और बाकी जो अभी एक्सिस बैंक के अंदर हो रहा है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एक्सिस बैंक के ईडी मिस्टर राजेश दहिया। सर, आज जिस तरीके से खबर आई कि एक्सिस बैंक का जो लाइसेंस है उसको कैंसिल किया जाएगा, बाद में आरबीआई ने जरूर क्लैरिफाइड किया कि इस तरह की कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन सर ये इस तरह की खबरें क्यों उड़ रही हैं और बैंक का इसमें क्या क्लैरिफिकेशन? देखिए, ये सोशल मीडिया का जादू है। खबर गलत थी, र्यूमर थी और मैलाफाइड थी। ये तीनों चीज़ें तो क्लियर हैं और थैंकफुली विद इन 4 और 5 आवर्स आरबीआई ने भी स्पष्टीकरण दे दिया है। हमने अपनी तरफ से हर कस्टमर को, हर एम्प्लॉय को और हर अपने जो पार्टनर्स हमारे हैं उनको मैसेज पहले ही भेज दिया था। आजकल ये स्पेशल, मैं बोलता हूँ दीज आर स्पेशल टाइम फॉर बैंकर्स। किसी भी बैंकर के लिए ये एक बहुत ही वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट है और उसके अंदर जहां हम बहुत कोशिश करके अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ना कोई अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए र्यूमर फैलाने की कोशिश करता है। मुझे लगता है हम बैंक में उसके लिए मैनेज करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सर, पिछले हफ्ते हमने देखा कि 2 एक्सिस बैंक के जो मैनेजर हैं उनको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरेस्ट किया कि वो पुराने नोट नए नोट के बदले बदल रहे थे। तो सर, ये कैसे पॉसिबल हुआ और उन मैनेजर्स पर इंटरनली क्या कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये जो केस कश्मीरी गेट का है, वहाँ पे नोट बदले नहीं गए थे, नोट डिपॉजिट किए गए थे। मैं आपको एक और बात बता दूं, एज अ बैंक हमें कोई भी अगर पैसे जमा कराने आए, हमें पैसे लेने पड़ते हैं। किसी भी कारण से मैं मना नहीं कर सकता हूं कि आप पैसे जमा ना कराएं। जो अंडरलाइंग इशू ये आती है कि अगर उस पैसे को जमा कराने के बाद किसी भी तरीके से किसी अकाउंट में डाल के या फिर जल्दी से उसको बाहर निकाल के मिसयूज़ किया जाए, तो वहाँ पर आके एक सवाल पैदा खड़ा होता है कि क्या वो जो ट्रांजैक्शन हुई हैं डिपॉजिट के बाद, क्या वो सही है कि गलत है। एनफोर्समेंट डायरेक्टर को कुछ कारण मिले जिसकी वजह से 1 या 2 अकाउंट जहां पे ये पैसा गया उस पर उनको थोड़ा शक हुआ, उसके बेसिस के ऊपर उनका जो एक्शन लिया गया और साथ में कुछ और भी खबरें आई, तो बैंक ने भी अपनी तरफ से उनको सस्पेंड किया है।
अभी इंक्वायरी, अभी क्योंकि वो पुलिस की हिरासत में है, बैंक की इंक्वायरी उनसे पूरी नहीं हो पाई है। सो वो जो केस थे वो हमने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के एक्शन के ऊपर काम करके सस्पेंड किया है। लेकिन सर डिमोनेटाइजेशन में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है प्राइवेट बैंक्स की इमेज के ऊपर, क्योंकि जिस तरीके से सरकारी बैंकों ने इस पूरे कार्रवाई को अच्छे से संभाला, वहीं जो प्राइवेट बैंक्स थे वो कहीं ना कहीं यहाँ पे फेल होते हुए दिखाई दिए। चाहे आप एटीएम्स की बात कर लीजिए, चाहे आप प्रिविलेज कस्टमर्स को जो बेनिफिट दिलाने की बात है, मैं केवल एक्सिस बैंक की बात नहीं कर रहा, मैं सभी प्राइवेट बैंक्स पे सवाल खड़ा कर रहा हूँ। तो सर ये जो इमेज है ये कैसे सही हो पाएगी, और इतना बड़ा सरकार का मूव था जिसको प्राइवेट बैंक्स ने कहीं ना कहीं फेल कर दिया। मैं सहमत नहीं हूँ इस बात से। पहली बात तो आप अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं और उसको जनरली किसी से भी कंपेयर करते हैं, 8 तारीख की शाम को कोई भी प्राइवेट सेक्टर बैंकर नहीं था, कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंकर नहीं था, हम सब बैंकर थे जिन्हें एक सरकार के निर्णय को सच करके दिखाना था। सो हमारा फोकस सभी का, और मैं ये पूरी बैंकिंग कम्युनिटी के बिहाफ पे बोल सकता हूं, सभी का फोकस ये था कि किस तरीके से जल्दी कस्टमर की सर्विस करके उसका जो दिनचर्या है उसमें कोई कष्ट ना आए। लेकिन सर जो प्रिविलेज कस्टमर्स को जो आपने घर जाके जो नोट बदले हैं प्राइवेट बैंक्स ने, वो कहीं ना कहीं एटीएम में जो पैसे की किल्लत है उसकी एक बड़ी वजह है। सो मेरे नोटिस में कोई एक भी केस ऐसा नहीं आया है, लेकिन अगर आप बोल रहे हैं अगर ऐसा कुछ हुआ है, हमारे पास जैसे मैंने पहले बताया, जिस दिन अनाउंसमेंट हुई थी हमने उसी दिन एक तरफ तो अपने कस्टमर सर्विसेज के मैसेज दिए थे, हमने पूरी अपनी कंप्लायंस और ऑडिट टीम को भी ब्रांचेस में भेज दिया था ताकि वो साथ साथ देखते रहें कि किसी भी तरह का गलत काम ना हो। देखिए 50-55 हज़ार के करीब हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, और उसमें अगर 1 या 2 स्ट्रे केस लेके उससे बैंक की इमेज बनाने की कोशिश की जाएगी, वो फेयर नहीं है। मेरे पूरे करियर के अंदर जितनी मैंने कस्टमर से मेल्स आई हैं, मुझे फ़ोन आए हैं, उनके थैंक यू लेटर्स आए हैं, शायद मैंने आज से पहले कभी देखे। ये सर क्या रिटेल इन्वेस्टर्स के रिटेल कस्टमर्स या प्रिविलेज वालों के ज़्यादा मैसेज आए? रिटेल कस्टमर्स के हर कस्टमर बराबर होता है उस वक्त के लिए। देखिए आप प्रिविलेज कस्टमर की बात कर रहे हैं, जो सरकार की लिमिट्स बनाई गई हैं वो सबके लिए सामान्य है, एक है। वहां पे ये नहीं लिखा गया कि आप किसी को ज़्यादा दे सकते हो या कम दे सकते हो। लेकिन सर कई ऐसे मैसेजेस हमारे पास भी आए, हमारे ऑफिस में कई लोगों के पास आए कि आपको बैंक आने की जरूरत नहीं है, आपको जितना पैसा यदि आपको चेंज करवाना है आप बताइए, हम आपको घर आके आपका पैसा चेंज कर देंगे। तो इस तरीके की यदि सुविधाएं यदि प्राइवेट बैंक्स देंगे तो एटीएम में पैसा कैसे पहुंचेगा? तो देखिए पैसा कैसे देंगे, माइक्रो एटीएम हर बड़ी कंज्यूमर जगह पे लेके जाने का आदेश सरकार का भी था और हमारा भी था। हम पैसा हाथ में लेके नहीं जा रहे थे, हर जगह पॉस मशीन्स लगाई हमने माइक्रो एटीएम्स लगाए, हमने बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स जहाँ पे बहुत से एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिलनी थी, उन लोगों को अगर आके मैं एटीएम के सामने खड़ा करता, उसकी बजाय अगर वहाँ पे जाके माइक्रो एटीएम से उनकी सर्विसिंग की गई है, ये पूरी इंडस्ट्री ने की है। और सरकार चाहती थी कि जल्दी, और अभी भी, कि जल्दी से जल्दी जितने भी तरीके हम खोल सकें जिससे कैश कस्टमर के हाथ में पहुंच जाए, वो एक्टिवेट करने चाहिए। डिजिटाइजेशन देखिए आप, हमारे केस के अंदर हमारा डिजिटल जो चैनल है 4 से 6 गुना बढ़ गया है, और उसका फायदा ये है कि जैसे जैसे हम देखेंगे 10 दिन के बाद जो कैश की किल्लत है वो अपने आप कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि डिजिटल हमारे लिए यूज होना शुरू हो गया। सर एक चीज़ और मेरे मन में ना हमेशा रहती है बैंकिंग सिस्टम के लिए कि सर इस देश के अंदर कोई भी बड़ा स्कैम देख लीजिए, चाहे आप हर्षद मेहता देख लीजिए, केतन पारेख देख लीजिए, NSCL देख लीजिए, NPA देख लीजिए, और अब डिमोनेटाइजेशन, इन सब में शुरुआत बैंकिंग सिस्टम से होती है जो स्पिल ओवर होकर मार्केट पे आती है। तो कहीं ना कहीं से इस सिस्टम पे सवाल खड़ा नहीं हो गया? देखिए आपने अभी गिनाए हैं 4 या 5 केस आपने बताए हैं, 200-250 साल की हिस्ट्री जो बैंकिंग है उसके लिए। हम जो 100 से करोड़ ज़्यादा की सर्विस करते हैं उसके 200 साल के इतिहास में आपके दिमाग में 3 या 4 ये देश के सबसे बड़े स्कैम से, नहीं मैं वो बता, लार्ज सिस्टम को रन करना और उसके अंदर ये इंश्योर करना कि आम जनता का पैसा सेफ रहे, उसके अंदर आपको कोई भी केस नहीं मिलेगा हिंदुस्तान के अंदर जहां पे कस्टमर को कोई नुकसान हुआ हो। काले धन को सफेद करने में शामिल बैंक कर्मचारियों की अब खैर नहीं है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर पीएमओ ने देश भर की करीब 500 बैंक शाखाओं का स्टिंग ऑपरेशन कराया और वित्त मंत्रालय में इन स्टिंग ऑपरेशंस की सीडी पहुंच चुके हैं और बस सही वक्त पर कार्रवाई का इंतजार है। सूत्रों के मुताबिक तमाम सरकारी बैंकों के साथ निजी बैंकों में नोटबंदी के बाद जिस तरह मैनेजर्स और बैंक कर्मियों ने गोरख धंधा चलाया, उसकी 400 से ज्यादा सीडी वित्त मंत्रालय के पास पहुंच चुकी है। इन सीडीज में किस तरह बैंकों में
पुलिस दलाल का प्रभावशाली लोगों का काला धन बदला जा रहा है। इसके पुख्ता सबूत रिकॉर्ड किए गए हैं। इनमें बड़े शहरों के साथ कुछ छोटे शहरों को भी शामिल किया गया है। हम आपको बता दें कि लगातार शिकायतें आ रही हैं कि बैंकों के अंदर काले धन को सफेद करने का गड़बड़ झाला हो रहा है। मेरे साथ आलोक प्रियदर्शी यहाँ पर जुड़ गए हैं। आलोक, आपने संतोष गंगवार से भी इस बारे में बात की और क्या कुछ उनका कहना था, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 50 से भी ज्यादा सीडीज है जो पहुंच चुकी हैं यहाँ मंत्रालय के पास। बिल्कुल, देखिए संतोष गंगवार जो वित्त राज्य मंत्री, उन्होंने यही कहा कि मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी खुद इस मामले पर पूरी गंभीरता से नज़र रखे हुए हैं और हर जगह जहां पर ये नोट पकड़े जा रहे हैं, नए नोट मिल रहे हैं, जाहिर सी बात है कि वो बहुत बड़ा अमाउंट है। 1 से 1.5 लाख करोड़ का नया नोट पकड़ा जाना देश में अपने आप एक बहुत बड़े सिस्टम फेलियर दिखाता है और कमज़ोर कड़ियां हर सीरीज़ में। अगर आरबीआई से देखें एटीएम तक, तो यहाँ पर कई सारी कमज़ोर कड़ियां हैं जहां से नोट बाहर निकल सकते हैं। तो सरकार हर कड़ी पर नज़र रखे हुई है और हमारे जो सूत्र है वित्त मंत्रालय के, उन्होंने कहा है कि नोट के जो सीरीज़ हैं उससे ये पता करना बहुत आसान है कि कहाँ से ये नए नोट निकले हैं और किसके पास गए हैं। तो ये अभी थोड़ा सा बस वक्त सरकार दे रही है, क्योंकि अभी एकदम एकाएक से कार्रवाई नहीं कर पा रही है, क्योंकि अभी बैंक के कर्मचारी या बैंक पूरे अभी जुटे हुए हैं लोगों की सर्विस में। तो अभी ये पूरा मैटर जहां जहां भी पकड़ा जा रहा है उसको सरकार एक तरह से देख रही है और पुख्ता सबूत के आधार पर कार्रवाई होगी। और जहां तक कि स्टिंग ऑपरेशन की बात है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने इस अनाउंसमेंट से पहले ही पूरे वित्त मंत्रालय को कह दिया कि तमाम बैंकों में ऐसी व्यवस्था की जाए जहां पर ये तमाम जो बैंकों के लेन देन रिकॉर्डिंग्स हों और उन रिकॉर्डिंग के आधार पर जो सीरीज मिली हैं प्रधानमंत्री कार्यालय को और वित्त मंत्रालय को, उसके आधार पर देखा जाएगा किस बैंक के शाखा में सस्पिशियस काम हुआ है। और पता ये चला है कि करीब 400 ऐसे शाखाएं हैं जहां पर इस तरह के गलत तरीके से लेन देन का पता किया गया है। ऐसी शाखाएं हैं जहां पर इस तरह की खबरें सामने आ रही है और सीडीज, जैसा कि आलोक यहाँ बता रहे थे, कि मंत्रालय को पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक इस तमाम अपडेट के लिए। 500 और 1000 की नोटबंदी के बाद देश भर में छाई नोटों की किल्लत को दूर करने के लिए देश भर की करेंसी प्रिंटिंग प्रेस में रात दिन नोटों की छपाई का काम जारी है। वहीं देवास स्थित बैंक नोट प्रेस में पुराने और रिटायर्ड कर्मचारियों से काम लेने के साथ ही अब सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। करीब 200 जवानों ने आज से बैंक नोट प्रेस में काम शुरू कर दिया। ये जवान द ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट ग्वालियर से आए हैं। देश में नोट छापने के 4 प्रिंटिंग प्रेस में एक मध्य प्रदेश के देवास में है। नोटबंदी के बाद देवास प्रिंटिंग प्रेस में भी दिन रात नोट छापने का काम जारी है। हालत ये है कि अब देवास के नोट प्रिंटिंग प्रेस में सेना के जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। बताया जाता है कि सेना के 200 जवान प्रेस कर्मचारियों की नोट छपाई में मदद के साथ साथ नोटों की खेप देश के अलग अलग जगहों में पहुंचाने में मदद करेगी। प्रेस के करीब 1200 अधिकारी कर्मचारी अब तक करीब 120 लाख नोट ही प्रिंट कर रहे थे, जबकि सूत्रों के मुताबिक 180 लाख नोट छापने का लक्ष्य दिया गया था। इस लक्ष्य को हासिल करने और नोट को सुरक्षित अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में सेना मदद करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि सेना के जवान अगले 3 महीने तक बैंक नोट प्रेस में रहकर काम करेंगे ताकि नोटबंदी के बाद देश भर में आई नोटों की कमी को दूर किया जा सके। शकील खान, जी मीडिया, देवास। और टाटा मिस्त्री विवाद का कनेक्शन अब ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले से जुड़ गया है। राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने रतन टाटा पर ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले में शामिल होने के आरोप लगाए। स्वामी ने इस मामले में सीबीआई को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि रतन टाटा से पूछताछ की जानी चाहिए। स्वामी ने चिट्ठी में कहा कि टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री ने भी इस मामले में खुलासा किया कि रतन टाटा और पूर्व रक्षा सचिव विजय सिंह ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले में शामिल हैं। स्वामी के मुताबिक मिस्त्री के खुलासे को आधार मानते हुए टाटा और विजय सिंह से पूछताछ की जानी चाहिए। स्वामी के मुताबिक रतन टाटा इस मामले में इटली की एक अदालत के सामने पेश भी हो चुके हैं, तो जब वो इटली का समन मान सकते हैं तो भारत का क्यों नहीं। स्वामी ने इस चिट्ठी में टाटा ट्रस्ट पर भी गंभीर सवाल उठाए। और इस पूरे मामले पर सुब्रमण्यम स्वामी से बातचीत की आलोक प्रियदर्शी ने। टाटा मिस्त्री विवाद पर बीजेपी के वरिष्ठ सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सीबीआई को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में क्या लिखा है उसके बारे में बातचीत करने के लिए खुद हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी सर। सर, ये चिट्ठी आपने लिखी है विजय सिंह के मामले को लेकर, क्या लिखा है और क्या मांग की है? साइरस मिस्त्री ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि विजय सिंह जो पहले हमारे रक्षा सचिव थे रक्षा मंत्रालय के, वो टाटा सन्स में डायरेक्टर बने थे और तो उन्होंने ये बताया कि ये सारा जो घोटाला हुआ अगस्ता का, उसमें टाटा ने इनका पूरा उपयोग किया।
और ये भी सारा नियम तोड़ करके टाटा का फ़ायदा पहुंचाने के लिए प्रयास किया। और उसके लिए इनाम के रूप में उन्होंने टाटा ट्रस्ट के ज़रिए इसको नुमाइंदे बना के, जो नाजायज़ था, इनको डायरेक्टर बना दिए। ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया। हम ज़रूर जानते हैं, और मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था जब राज्यसभा में इस पर बोला था, कि टाटा को समन्स आई थी इटालियन कोर्ट से, और वहाँ वो गए थे, और उसी व्यक्ति की उन्होंने पक्ष ली जिसको इटालियन कोर्ट ने सजा दी है, और ये कहा कि इसके इंडियन पार्टनर्स थे, परंतु हमारे जुरिस्डिक्शन नहीं चलती है, इसीलिए हम उनके बारे कुछ नहीं बोला। माने टाटा भी, रतन टाटा भी एक आरोपी हैं, और उनको दंडित करना आवश्यक था, लेकिन क्योंकि वो इंडियन सिटीज़न है इसलिए हम नहीं कर सके, और अब इंडियन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। ये उस समय भी कहा था। अब साइरस मिस्त्री की बयान आने के बाद इसको कहते हैं इन्फॉर्मेशन क्रिमिनल लॉ में। मैंने सीबीआई को लिखा है कि इसके आधार पर पूछताछ करिए। रही बात विजय सिंह की, तो विजय सिंह और जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा थे, इनकी क्या भूमिका रही इस पूरे मामले में, अगर उसके बारे में जरा बता दें सर। रतन टाटा की भूमिका, रतन टाटा ने तो इसको इस्तेमाल किया ना, विजय सिंह, जब ये डिफेंस सेक्रेटरी थे, और जो अगस्ता के लिए अच्छी टर्म्स मिलनी चाहिए उसके लिए इसने पूरा प्रयास किया। वो टाटा भी उतना ही बड़ा चोर है जितना ये जो बाकी लोग पकड़े, त्यागी है, त्यागी ने पैसा लिया, टाटा को पैसा लेने की ज़रूरत नहीं है, वो पैसा, परंतु उसने दूसरे लोगों के लिए पैसा बांटा होगा, ये देखना होगा। पर टाटा तो हर बहुआयाम चोरी उसने की है। रेलवे मंत्रालय फ्लेक्सी फेयर सिस्टम में फेरबदल कर सकता है। अंतिम समय में यात्रा करने वाले रेल यात्रियों को लुभाने के लिए रेलवे ये फेरबदल करेगा। राजधानी, शताब्दी, दुरंतो जैसी प्रीमियम ट्रेनों में रिजर्वेशन चार्ट बनने के बाद बेस फेयर का 40% ज्यादा किराया देकर आप यात्रा कर सकेंगे। अभी इसके लिए बेस फेयर का 50% ज्यादा देना होता है। रेलवे जल्द ही इस बदलाव को नोटिफाई करेगा। 9 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच राजधानी, शताब्दी, दुरंतो में 5871 बर्थ खाली गई थी। फ्लेक्सी फेयर सिस्टम 9 सितंबर से लागू हुआ था। हम आपको बता दें कि अभी 50% ज़्यादा किराया आपको देना होता है फ्लेक्सी फेयर के तहत, लेकिन अब सरकार, रेलवे मंत्रालय जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को, ट्रैवलर्स को अट्रैक्ट करने के लिए 40% चार्ज करने की बात कर रहा है, और ज़्यादा किराया देकर आप यहाँ पर ज़्यादा रेलवे में सफ़र कर सकेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी समीर दीक्षित यहाँ पर जुड़ गए हैं। समीर, जाहिर तौर पर अगर इतनी सारी सीटें खाली जाती है, इतनी सारी बर्थ खाली जाती है, तो आई एम श्योर कि रेलवे चाहता है कि रेवेन्यू बढ़े। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रैवल करेंगे तो इसलिए लास्ट मिनट पे भी अगर आप 40% एक्स्ट्रा देते हैं तो आप अट्रैक्ट कर लेंगे कस्टमर्स को। जी बिल्कुल, यही तर्क है जो रेलवे अब कोशिश ये कर रही है कि जो लास्ट मिनट टिकट बुक करते हैं, यानी कि जब चार्ट प्रिपेयर हो जाता है रेलवे का, उसके बाद आप देखते हैं कि जो रेलवे का किराया, जो खासकर राजधानी, शताब्दी, दुरंतो है जिसमें फ्लेक्सी फेयर सिस्टम लागू है, वहाँ पे किराया 1.5 गुना तक पहुँच जाता है। लिहाजा रेल यात्री इन 3 ट्रेनों का विकल्प के तौर पर नहीं चुनते हैं, यानी कि यात्रा इन 3 ट्रेन में उतने इसको अपनी यात्रा के लिए नहीं चुनते हैं। और यही रेलवे की चिंता का विषय था, जिसके बाद रेलवे ने मामूली राहत यहाँ पर दी है। 1.5 गुना के बजाय अब महज 1.4% ही किराया, ये कैपिंग लगाई गई है। ये बहुत मामूली राहत है, लेकिन कोशिश ये है रेलवे की कि जो लास्ट मिनट टिकट बुकिंग हो रही है उसमें रेल मुसाफिरों को एक बार फिर से उनको अपनी ओर खींचने के लिए कुछ कोशिश की जाए। किराए में जो राहत है, चाहे मामूली ही सही, लेकिन उनको अपनी ओर वापस लाया जाए। और जो सीटें खाली जा रही, जिनकी संख्या 5000 से ज़्यादा है इन 3 ट्रेन में, उन सीटों को भरा जाए। क्योंकि सबसे बड़ी चिंता यह है कि रेलवे का जो यात्री सेगमेंट में जो किराए से जो आमदनी है वो बहुत कम है। और सीधे तौर पे जो हिदायत है फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से वो ये है कि आपको अपनी झोली भरनी है, चाहे आप कोई भी तरीका अपनाएं। उसमें एक ये भी तरीका शामिल है। चलिए, कोई भी तरीका अपनाएं, लेकिन यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ना चाहिए रेलवे का, यही वित्त मंत्रालय की तरफ से यहाँ पर गाइडलाइंस भी है। बहुत बहुत शुक्रिया समीर दीक्षित इस तमाम अपडेट के लिए। तो फिलहाल न्यूज़ 360 में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।